नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। केरल भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। पूरे भारत और विश्व के लोग यहां आना पसंद करते हैं। केरल की मौजूदा सरकार भी राज्य के विकास और तरक्की को लेकर लगातार दावा ठोकती रहती है। केरल में साल 2016 से CPIM की कम्युनिस्ट सरकार है और कम्युनिस्ट का इतिहास कौन नहीं जानता। मजदूरों की बात करने वाली ये पार्टी कब हिंसा करने वाली पार्टी बन गई, कुछ पता नहीं चला। यही कारण है कि भारत में धीरे धीरे अब इनका वर्चस्व समाप्त होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में CPIM पहले सत्ता से हाथ धो बैठी है। अब एकमात्र राज्य केरल है जहां लाल सलाम वालों का राज है। लेकिन बीते सालों में जिस प्रकार का माहौल केरल में देखने को मिल रहा है, वो विजयन की सरकार पर सवाल खड़े करता है। कम्युनिस्ट जिस केरल मॉडल का हवा खड़ा करते हैं, उस केरल में जून 2016 से अगस्त 2022 तक के मौजूदा आंकड़ों में 431 बम धमाके हो चुके हैं। खास बात यह है कि वामपंथी सरकार के 6 सालों में 431 मामलों में से किसी एक मामले में भी आतंकियों को कोई सजा नहीं हो पाई है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या सरकार उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है? तो इसका सीधा जवाब निकलकर सामने आता है, हाँ। सरकार को कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक लाभ नजर आता है, इसलिए पिनाराई विजयन की सरकार कहीं ना कहीं इनका बचाव करती है। आंकड़े कहते हैं कि इनमें ज्यादातर लोग कट्टरपंथी विचार वाले होते हैं, जो मुख्यतः इस्लाम और ईसाई धर्म से संबंध रखते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल पुलिस ने 431 बम धमाकों में से सिर्फ 162 मामलों में चार्जशीट दाखिल की है। यही नहीं, जांच में सबूतों का हवाला देते हुए 205 मामलों को तो बंद ही कर दिया गया, जबकि 2 अन्य मामलों को सबूत ना मिलने का हवाला देकर छोड़ दिया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि केरल पुलिस ने ज्यादातर मामलों की जांच नहीं की क्योंकि आरोपित सत्ताधारी पार्टी CPIM से जुड़े थे। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश मामलों में शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने जांच टीमों पर दबाव डाला कि वो केस के ढंग से जांच ना करे और ना ही सबूत प्रस्तुत करे। आतंकी हमलों के अलावा इस रिपोर्ट में गुंडा हमलों की भी जानकारी दी गई है। गुंडा हमलों के 150 मामलों में से 142 में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, जिसमें 6 को बरी कर दिया गया है, जबकि सिर्फ 5 अपराधियों को सजा हो पाई है। केरल में गुंडा शब्द का इस्तेमाल उन मामलों में किया जाता है जिसमें कोर्ट ने किसी को दोषी पाया हो या केरल के सक्षम अधिकारी द्वारा केरल असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 2007 के केस में उन्हें शामिल पाया गया हो। ऐसे मामलों में सिर्फ 10 मामले सामने आए हैं जिसमें आरोपित बम बनाते पकड़े गए, जिसमें से 5 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है, जबकि 2 मामलों को बंद कर दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि टॉप पुलिस अधिकारियों ने इन मामलों को दबाने में दिलचस्पी दिखाई और जांच टीमों पर दबाव बनाया कि वो कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश ना करे। इसी तरह का एक और हालिया मामला सामने आया जिसमें केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक SI सभी हिस्ट्री शीटरों तक पहुंचा और उनसे पुलिस स्टेशन में आकर रजिस्टर पर साइन करने का अनुरोध किया। यह पूरा घटनाक्रम लोकसभा चुनावों के बीच सामने आया, जहां CPIM केरल में सुशासन का दावा करती है और अपने दावों को सही ठहराने के लिए भ्रामक केरल मॉडल का प्रचार करती है। बता दें कि मौजूदा समय में केरल राज्य बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में है, जहां इस्लामिक कट्टरपंथ के बढ़ते मामलों के बीच सरकार अपने सबसे बड़े वोट बैंक पर ठोस कार्रवाई से पीछे हट रही है। यही वजह है कि राज्य की हालत और भी खराब होती जा रही है। सरकार लगातार उन विषयों पर ध्यान नहीं दे रही जो केरल के भूगोल को बदलने का काम कर रही है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है केरल में घटती हिंदू आबादी। केरल एक ऐसा राज्य है जहां देश में सबसे पहले ईसाई धर्म और बाद में मुस्लिम धर्म ने दस्तक दी। देश का पहला चर्च और पहली मस्जिद केरल में ही है। दोनों ही धर्मों के बीच हिंदू आबादी का धर्मांतरित करने का लक्ष्य था, जो अब तक जारी है। केरल में हिंदू आबादी के विघटन के बाद यहां मिली जुली संस्कृति निर्मित हो गई। इसके चलते ही इस भारतीय राज्य में वामपंथी वर्चस्व बढ़ गया। केरल को भारत का सबसे गरीब लेकिन सबसे शिक्षित राज्य माना जाता है। केरल में 300 वर्ष पहले तक 99% हिंदू रहते थे। केरल में अगर किसी ने आबादी का संतुलन बिगाड़ा है तो खासकर ईसाई मिशनरियों ने। हिंदुओं का धर्मांतरण कर वहां की आबादी में कट्टरपंथी मुस्लिमों और वामपंथियों को वर्चस्व की भूमिका में ला खड़ा किया है। 2011 की धार्मिक जनगणना के आंकड़ों के अनुसार हिंदुओं की आबादी 16.76% की दर से तो मुस्लिमों की आबादी 24.6% की दर से बढ़ी है। पहली बार हिंदुओं की आबादी वहां 80% से नीचे आ गई। 2001 में हिंदू 80.5% थे,
जो घटकर 79.8% पर रह गए, जबकि मुस्लिमों की आबादी 13.4% से बढ़कर 14.2% हो गई है। इतना ही नहीं, केरल में एक छोटा सा गुट कट्टर सुन्नी इस्लाम को मानता है, जिसे सल्फी मुस्लिम कहते हैं, लेकिन इसकी गतिविधि ने राज्य के अन्य धर्मों के लोगों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी है। इस राज्य में राज्य सरकार की नीति के तहत अरब और खाड़ी देशों का दखल ज्यादा है। बाहरी दखल के चलते केरल के शांतिप्रिय मुस्लिम भी अब कट्टरता की राह पर चल पड़े हैं। वर्तमान में केरल के मल्लापुरम, कासरगोड, कन्नूर और पलखेड़ ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुस्लिमों का जोर चलता है। यहाँ हिंदू और ईसाई दबाव में रहते हैं। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में साल 2015 में जन्मे कुल 5,16,013 जिंदा बच्चों में से 42.87% हिंदू समुदाय से, 41.45% मुस्लिम समुदाय और ईसाई समुदाय से 15.42% बच्चे थे। साल 2006 में मुसलमानों के जन्म दर 35% से बढ़कर 2015 में बढ़कर 41.45% हो गई। 2006 में हिंदू समुदाय ने 46% की जन्म दर दर्ज की, जो 10 वर्षों में घटकर 42.87% रह गई। ईसाई जन्म दर की बात करें तो जो हमेशा से 20% से नीचे थी, 2006 में 17% से 2015 में 15.42% पर हो गई। 9 साल की अवधि के दौरान मुस्लिम जन्म दर में केवल 2 बार गिरावट आई। 2017 में यह 35% से 33.71% तक फिसल गई। मतलब केरल में हिंदू घट रहे हैं, मुस्लिम बढ़ते चले जा रहे हैं। 2011 और 1911 के आंकड़ों से अगर डेमोग्राफी का मसला समझ में नहीं आता तो एक आंकड़ा 2011 और 2001 का भी है। इन 10 सालों में केरल में हिंदुओं और ईसाइयों की जनसंख्या के मुकाबले मुस्लिम आबादी 10% ज्यादा बढ़ी है। सिर्फ केरल ही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं की जनसंख्या घटती जा रही है, जो चिंता का विषय है। वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया। राजनीतिक गलियारों से लेकर एक आम आदमी के निजी जीवन तक इसका प्रभाव पड़ा। यह वही समय था जब इंदिरा गांधी ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए नसबंदी जैसे सख्त फैसले किए। यह फैसला इंदिरा सरकार ने लिया था, पर इसे लागू करने की जिम्मेदारी उनके छोटे बेटे संजय गांधी को दे दी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक 60 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी कर दी गई। अगर हम इस मुद्दे पर प्रकाश डालें तो पाएंगे कि मीडिया में ऐसा कोई भी डेटा प्रकाशित नहीं हुआ जो यह बता सके कि 60 लाख लोगों में से किस धर्म के कितने लोग थे जिनकी नसबंदी हुई। अगर हम हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखकर 1971 और 1981 के डेटा का अनुपात देखें तो पाएंगे कि 1981 के बाद हिंदुओं की जनसंख्या घटती जा रही है, जबकि बाकी वर्ग की जनसंख्या हिंदुओं के अनुपात में तेजी से बढ़ रही है। अगर सभी धर्म मजहब के लोगों की नसबंदी जनसंख्या के आधार पर समानुपाती किया गया होता तो क्या कारण है कि सिर्फ हिंदुओं की जनसंख्या घटी जबकि बाकियों की बढ़ रही है। इंदिरा गांधी की सरकार को जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए वर्ल्ड बैंक, स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने $10 बिलियन की आर्थिक मदद भी की थी। इस पूरे प्रकरण से अगर हम 2 साल पीछे 1973 में देखें तो हम पाएंगे कि इंदिरा गांधी ने वर्ष 1973 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो एक गैर सरकारी मुस्लिम संगठन है, का गठन किया था। इसके लिए देश के हिंदुओं के साथ साथ सीधे तौर पर संविधान को भी दरकिनार किया गया था। यहाँ यह जानना अति आवश्यक है कि यह वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो राम मंदिर जन्मभूमि विवाद में न्यायालय में सामने खड़ा था। क्या यह सब महज एक संयोग है या फिर हिंदुओं के विरुद्ध किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा? अगर हम नेहरू गांधी परिवार के इतिहास की पड़ताल करें तो पाएंगे कि कहीं ना कहीं इसके तार मुगलों से जुड़ते दिखते हैं। क्या हिंदू की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है? ये कौन लोग हैं जो हिंदुओं या यूं कहें कि जो सनातन धर्म के अनुयायियों को मिटाने पर तुले हैं? राम मंदिर आंदोलन के समय लाखों कार सेवकों पर अंधाधुंध गोली चलाने वाले कौन थे? सनातन धर्म के विरोधी ये कौन लोग हैं जो हिंदू को हिंदू के विरुद्ध भड़काना चाहते हैं? कुल मिलाकर बात यहीं तक आकर रुकती है कि असामान्य तौर पर बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या ने देश को अस्थिर किया है और कुछ नेताओं ने इसे एक राजनीतिक लाभ के तौर पर देखा है, खासकर वे लोग जिनकी राजनीति मुस्लिम वोटरों के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे में केरल जैसे राज्य के लिए यह मामला और भी गंभीर है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं बल्कि ईसाइयों की जनसंख्या भी लगातार बढ़ी है और हालिया दिनों में हिंदुओं पर कई हमले भी देखने को मिले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।